नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो लोये सौवसागुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। आज अपने दूसरे शिविर का प्रथम दिन है। पहले शिविर में हमने टाइम मैनेजमेंट को समझा। अब दूसरे शिविर में हम पहुंच रहे हैं। जो असाइनमेंट शीट आपको दी गई है, ये अभी आपको अपने पास रखना है। अभी कुछ नहीं करना है इसका। और जब आप फ्री रहेंगे, मतलब घर पर रहेंगे या यहाँ जल्दी आ जाते हैं, तो उस समय आप चाहें तो आपके पास जो बुक दी गई है उस बुक में इसके आंसर्स हैं, तो आप बुक रीडिंग शुरू करेंगे और साथ में इसके आंसर ज्यादा मिलते जाएं तो आप पढ़ते जाएंगे। और आपको संडे को इसको सबमिट करना है। संडे को प्रवचन के बाद इसको सबमिट करना रहेगा। एक सिर्फ ट्रायल है ये। यदि आपको लगता है कि हाँ इसके माध्यम से हमारी स्टडी बढ़ रही है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो इसको बंद करेंगे। एक चैप्टर में इसको ट्रायल करके देखना है। अब अपना आज का ये विषय शुरू हो रहा है, बेसिक जियोलॉजी एवं लाइफ मैनेजमेंट। आप लोग तो बाद में लीजिए पेपर, है ना? मैं दे दूंगा। बुक अभी नहीं है, बुक क्लास के बाद ये जो मास्टर करवा रहे हैं ना, वो है। एक आप लीजिए, जिसको चाहिए उनको दे दीजिए। आखिरी में आप पेपर भी ले सकते हैं और बुक भी ले सकते हैं। बस एक घर से एक बुक ले लेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज लाइफ मैनेजमेंट पहले लेंगे, फिर बेसिक जियोलॉजी बाद में लेंगे। लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा आज से जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है अभिव्यक्ति प्रबंधन। अभिव्यक्ति प्रबंधन। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना, उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना, इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। तो अभिव्यक्ति प्रबंधन का दूसरा नाम वाणी प्रबंधन है। अभिव्यक्ति प्रबंधन या वाणी प्रबंधन, और इंग्लिश में इसे हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कहेंगे। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपन उस चीज को पहले समझें। तो जब भी कोई बच्चा जन्मता है किसी भी घर में, तो कुछ दिन तक तो बोलता नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम महसूस करते हैं कि अब इसको बोलना आना चाहिए, तो हम उसको सिखाना शुरू करते हैं। और लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल की उम्र तक आते आते थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, और हमें लगता है कि वो अपनी काम की चीजें बोलने लगा है। ऐसे करते करते 3 साल तक आते आते बहुत कुछ बोलता है, फिर 4 साल, 5 साल। पर आप देखते हैं कि कैसा ही बच्चा हो, यदि मेंटली स्लो लर्नर नहीं हो, मेंटली रिटायर्ड नहीं हो, मानसिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ नहीं हो, तो एक सामान्य बच्चा 5 साल की उम्र तक तो अच्छी तरह से अपनी बातों को बोलना सीख जाता है, जिससे उसका काम हो जाता है। हमने भी सीखा होगा। अब हमने सीख लिया बोलना, लेकिन क्या कुछ कमी है बोलने के क्षेत्र में?
बोलना सीखा हमने, लेकिन क्या क्या कमी है हमारे जीवन में बोलने संबंधी? आपको महसूस होती है कुछ? क्या महसूस होती है? आप बोलेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती, या हमें हिंदी नहीं आती, या हमें गुजराती नहीं आती, या मारवाड़ी नहीं आती। ये सब तो ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं, इनका कोई अंत भी नहीं है। हम एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, चाहे तो 10 लैंग्वेज सीख लेता है व्यक्ति, पर उसका कोई अंत नहीं है। पूरे संसार में 200 से अधिक लैंग्वेजेस हो सकती है, तो सब लैंग्वेज सीखना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बात उसकी नहीं हो रही है यहाँ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में। बात किसकी हो रही है कि हमने बोलना तो सीख लिया, लेकिन सही बोलना नहीं सीखा। जैसे टाइम मैनेजमेंट में हमने बात की कि उचित समय पर उचित कार्य करना, अब यहां बात आएगी उचित समय पर उचित बोलना। तो वो नहीं सीखा हमने, इसलिए कहां गड़बड़ होती है कि कभी कभी व्यक्ति पहले बोल जाता है, फिर बाद में सोचता है अरे मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्यों बोला फालतू। नहीं बोलता तो कितना अच्छा रहता, पर वो कितना ही पछता है। बोलने के बाद क्या हो सकता है? मतलब कहते हैं बोलना क्या है, एक तीर के समान है। तीर छूट गया तो छूट गया, उसको लौटाया नहीं जा सकता। तो आपने बोल दिया सो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर हो चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, आप इच्छाएं तो पूर्ण कर सकते हो, लेकिन सामने वाले के ऊपर है कि वो आपको माफ करे भी और ना भी करे। तो बोलना सीखना काफी है क्या? बोलना सीखना काफी है क्या? या भाषण देना सीखना काफी है क्या? या पत्र लिखना सीखना काफी है क्या? फिर क्या बचा? तो ठीक ढंग से बोलना, मतलब कब बोलना, अब इसके क्या क्या पहलू आएंगे। कब बोलना, कहां बोलना। जैसे अभी मान लीजिए प्रवचन सभा है, और प्रवचन सभा में यदि हमें कब बोलना नहीं आता हो और हमने यहां पर बोलना शुरू कर दिया, तो पड़ोसी कैसा देखेगा अपने को? एकदम तिरछी नजर से देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि हमने उचित काम नहीं किया। अब हमको बोलना आता है, लेकिन कब बोलना नहीं आता, तो गड़बड़ हो गई। किसी ने टीचर से बोला अरे यार सर, तो उसको बोलना तो आता है, लेकिन कहां बोलना, यार शब्द का प्रयोग कहां करना और कहां नहीं करना, वो नहीं आता। तो ये कॉमन सेंस भी है कि हमको कब, कहां, कैसे, कितना, क्यों, किसके साथ कितना बोलना। लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं होने से और बार बार गलती करते रहने से हमारी प्रैक्टिस गलत हो जाती है, और फिर जैसी प्रैक्टिस हो जाती है वैसा हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसी विषय को समझना आवश्यक है कि नहीं है? तो उसी चीज को यहां समझाया जाएगा आपको। और किसके आधार पर? तो भगवान महावीर के सिद्धांतों के आधार पर। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात की। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को कैसे बोलना चाहिए यह भी सिखाया, और जब साधुओं को सिखाया तो शावक के लिए जरूरी है कि नहीं? तो शावक के लिए शायद और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साधु का नाम दूसरा क्या है? मुनि। और मुनि किसे बोलते हैं? मुनि किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं मोनेन मुनि ही। मतलब क्या? जो मौन पूर्वक जीता है वह कौन है? वह मुनि। मतलब मौन पूर्वक से मतलब अधिकांश समय मौन रहता हो, या फिर सिर्फ स्वाध्याय आदि की बातें करता हो, अन्य चर्चाएं नहीं करता हो, उसका नाम कौन है? उसका नाम मुनि। लेकिन शावक को तो बहुत कुछ बोलना है, और बहुत सारी जगह बोलना है, और बहुत सारे समय बोलना है, तो उसको तो और अधिक विवेक की आवश्यकता है। तो उसके लिए ये वाणी प्रबंधन सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से हमको एक अंदर में जागृति लाना है कि मुझे एक सेंस आ जाए, एक बोध हो जाए कि मुझे कहां बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना आदि। ठीक है, सीखना चाहेंगे आप? कितने लोगों को लगता है आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है। और यहां पर सीख जाएंगे, यहां पर सीख जाएंगे, यहां पर सीखेंगे, पर असली सीखना कहां होगा? यहां से निकलने के बाद। क्योंकि यहां तो हम अच्छा ही बोलते हैं, यहां कौन बुरा बोलता है हमारे अलावा? तो आप तो अच्छे ही बोलते हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद आप अच्छा बोलते रहे। रिक्शा वाले से अच्छा बोले, ड्राइवर से अच्छा बोले, घर के नौकर से अच्छा बोले, बच्चों से अच्छा बोले, पति से अच्छा बोले, ससुर से अच्छा बोले, सास से अच्छा बोले,
फिर पियर जाए तो वहां ननन से अच्छा बोले, भाभी से अच्छा बोले। तो ऐसे कई जगह हमको मिलेगी कि हम कहीं गलती होती होगी तो उसको सुधारते जाना। मतलब इतना भी एक आ जाए कि मन सुधरेगा तब सुधरेगा। मन सुधारना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मन सुधारने में और अधिक मेहनत लगेगी। तो कम से कम मन नहीं भी सुधरे तो किसको सुधार लें? क्यों? क्यों? क्योंकि मन यदि आपका बिगड़ा है तो मन से सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आपकी वाणी बिगड़ी है तो उससे सामने वाले को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? और ये दिक्कत होगी तो फिर क्या होगा? वो आपके बारे में कुछ इमेज बनाएगा, आपके बारे में बुरा सोचेगा, बुरा कहीं कहेगा। अब आपने तो बोल दिया और आप भूल भी गए, आपने सुधार भी लिया, लेकिन सामने वाला सुधार लेगा जरूरी है क्या? तो इसलिए क्या है कि पहले बोलते हैं पहले तोलो और फिर क्या? फिर बोलो। तो मन सुधरेगा तो सुधरेगा, मन को सुधारना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल रूप से किसको सुधारना है? हमारे को वाणी को सुधारना है। तो इसके लिए हमारा विषय है वाणी प्रबंधन, या इसका असली नाम है अभिव्यक्ति प्रबंधन। तो हम इस विषय को समझना शुरू करते हैं। व्यक्ति मतलब क्या? थोड़ा लिखते भी जाएंगे क्योंकि आप सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे तब। व्यक्ति मतलब क्या? कौन बताएंगे? जल्दी जल्दी बोलो। व्यक्ति मतलब क्या? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत सुंदर। व्यक्ति हम समझते हैं पर्सन, व्यक्ति, इंसान, लेकिन वास्तव में शाब्दिक अर्थ यह नहीं। व्यक्ति मतलब व्यक्त करना या व्यक्त करने वाला। किसी चीज को व्यक्त करना, उसी को व्यक्ति बोलते हैं, और व्यक्त करने वाले को व्यक्ति बोलते हैं। अभिव्यक्ति मतलब क्या हो गया? अभिमुख होकर के, अभिमुख मतलब सम्मुख होकर के, सामने आकर के व्यक्त करना अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सूचनाओं को, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? अभिव्यक्ति। उसका नाम क्या बन जाएगा? अभिव्यक्ति। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अभिव्यक्ति की? कि अभिमुख, अभिमुख यानी सम्मुख आकर विचार, भावना, सूचना, जानकारी को व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाता है। मतलब किसी के सामने आकर अपने जो भी अंदर के विचार हैं, भावना है, कल्पनाएं हैं, जो भी थॉट्स हैं, उन सबको क्या करना? सामने वाले तक पहुंचाना, व्यक्त कर देना उसको। उसका नाम अभिव्यक्ति। ठीक है? इसी अभिव्यक्ति को हम संप्रेषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रेषण। और इसी को फिर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब यदि हम सोचे थोड़ा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब क्या? बोले? विचारों का आदान प्रदान। और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो अर्थ है वो क्या बता रहा है? ये कॉमन से बना हुआ है, कॉमन से। जिस माध्यम से दो लोगों के विचार एक हो सके, दो लोगों की भावनाएं एक हो सके, उसका नाम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो गया? एक माध्यम हो गया जिससे हमारे, और जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ जता रहे हैं, उसके विचार और हमारे विचार एक हो जाए। मतलब मूल में हम बातचीत क्यों करते हैं ये समझ में आना चाहिए। इसके माध्यम से हम अभिव्यक्ति क्यों करते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मेरे विचार हैं वही सामने वाले के विचार बन सके, या सामने वाले के जो विचार हैं वो मेरे विचार बन सके। इसीलिए इसका नाम कम्युनिकेशन पड़ा, कि दोनों लोग कॉमन पॉइंट पर आ जाएं, एक मत हो जाएं, एक विचारधारा वाले हो जाएं, जिससे कि वो प्रॉपर वे में जी सके आपस में। जैसे पति और पत्नी हैं, यदि शादी के बाद भले कभी झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन फिर सुलह करते हैं, फिर बातचीत करते हैं। वो बोलता है कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मेरी तो ये आदत है बोलने की, तुम इसका बुरा मत माना करो।
तो वो भी बोलती कि मैं थोड़ी हर्ट हो जाती हूँ, तो मेरे को आप ऐसे शब्द मत बोला करो। तो फिर वो धीरे करके दोनों एक कॉमन पॉइंट पे जाते हैं। बोलने वाला सोच लेता है कि इस शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना, और सामने वाला सोच लेता है कि ये शब्द का कहीं प्रयोग करें तो अपना गलत अर्थ नहीं निकालना। तो क्या हो गया, दोनों का एक कम्युनिकेशन हो गया। मतलब कम्युनिकेशन इसको ही बोलते हैं कि मैंने कहा और आपने सुन लिया, और कम्युनिकेशन हो गया। ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जो मेरे विचार हैं वो आपके विचार जब तक नहीं बने तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। वास्तव में वो वास्तव में कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। होना क्या चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो टीचर का ज्ञान है वही स्टूडेंट का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो बराबर है। जैसे गौतम स्वामी और भगवान महावीर के बीच में रिश्ता कैसा था कि प्रश्न कौन पूछते थे, गौतम स्वामी, और उत्तर कौन देते थे, भगवान महावीर। लेकिन दोनों के बीच में क्या हो जाता था, दोनों एक कॉमन पॉइंट पे जाते थे। मतलब गौतम स्वामी को कुछ अलग मालूम है तो छोड़ देते थे अपनी बात की पकड़, और जो भगवान महावीर ने कहा उसको स्वीकार कर लेते थे। तो इस तरह से जीने वाला क्या होता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता जाता है, जिससे उसके जीवन का विकास होता है। तो इसलिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, अभिव्यक्ति और कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे कि ये जो अभिव्यक्ति या कम्युनिकेशन है ये कितने प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन से, इंटरनल और जैसे हम वो नहीं बोल के ही कर रहे हैं, अपनी आंखों से, इशारों से, हाँ, हाथ से। बस तो ठीक है आपका कहना। तो इसको हम बोलते हैं शारीरिक अभिव्यक्ति, और दूसरी भाषिक अभिव्यक्ति। शारीरिक अभिव्यक्ति और भाषिक अभिव्यक्ति। शारीरिक अभिव्यक्ति मतलब फिजिकल, मतलब शरीर के माध्यम से होने वाली अभिव्यक्ति, और वाचिक अभिव्यक्ति या भाषिक अभिव्यक्ति किसे बोलते हैं, बोल करके की जाने वाली अभिव्यक्ति। मतलब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक शरीर के माध्यम से और एक वचन के माध्यम से। जो शरीर से अभिव्यक्ति की जाती है वो कैसे की जाती है, जैसे किसी ने ऐसा हाथ किया तो सामने वाले ने अपना सिर नीचे कर दिया, तो उसको समझ में आ गया कि मेरा तिलक होने वाला है। तो जैसे किसी ने ऐसा कर दिया तो फालतू, मतलब अपने आप को कुछ मान रहा है, समझ लिया मतलब ये मेरे को कुछ ऐसी सोच रहा है। कभी ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब क्या हुआ कि बाय बाय कर दिया। तो ये सब क्या है, ये शारीरिक अभिव्यक्ति। किसी को देख करके हम मुस्कुराए नहीं तो बोलता है आज मूड ऑफ है क्या, और किसी को देख के मुस्कुराए मतलब बोलता है नॉर्मल है, ये सब अच्छा चल रहा है। तो सिर्फ मुस्कुराना और नहीं मुस्कुराने से पता पड़ गया। तो ये सब कौन सा कम्युनिकेशन है, शारीरिक अभिव्यक्ति। अब ये कैसे हो रही है, संकेतों के माध्यम से होती है। ये संकेतों के माध्यम से होती है, शारीरिक संकेतों से। इसलिए इनको सांकेतिक अभिव्यक्ति भी बोलते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति बोलते हैं, सांकेतिक अभिव्यक्ति भी बोलते हैं। मतलब शारीरिक अभिव्यक्ति को ही हम सांकेतिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं। ये शारीरिक तो होती है, शरीर से तो होती है, पर किसी चीज से भी हो सकती है। जैसे यदि भारत का झंडा कहीं किसी सैनिक ने लहरा दिया तो मतलब वो सूचना दे रहा है कि भारत ने फतह कर ली, जीत गया भारत। ठीक है, तो ये जैसे रेलवे गार्ड जो होता है वो ग्रीन सिग्नल देता है तो ट्रेन शुरू, मतलब क्यों, क्योंकि वो ग्रीन सिग्नल बता रहा है कि अब आप चल सकते हो। तो ये सब सिंबल से, सब संकेतों से जो जो अभिव्यक्ति की जाती है, ये अभिव्यक्ति कैसी होती है, शारीरिक अभिव्यक्ति कहलाती है या सांकेतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, दोनों ही, शारीरिक या सांकेतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। इसी को हम एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, इसी को हम फिजिकल भी कह सकते हैं या सिंबॉलिक भी कह सकते हैं। अब दूसरी अभिव्यक्ति जो होती है वो कौन सी अभिव्यक्ति होती है, वो वाचिक या भाषिक अभिव्यक्ति होती है। इसको हम ओरल या वर्बल भी बोलते हैं। वर्बल एक्सप्रेशन और ओरल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो वाचिक तो हम जानते हैं, बोलने के माध्यम से होती है। ये सिर्फ बोलने के माध्यम से ही नहीं होती, कभी कभी कोई ध्वनि के माध्यम से भी हो जाती है। जैसे मतलब वो चीज गिरी और पट्ट से आवाज आई। अभी पट्ट क्या चीज है, तो पट्ट कोई चीज नहीं, लेकिन वो जो गिरते समय जो आवाज होती है उसी को हमने क्या कर लिया, इससे बोल दिया।
एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कितने लोग अभिव्यक्ति करते हैं अपनी? बहुत सारे लोग करते हैं। और सबकी कौन सी अभिव्यक्ति होती है? वाचिक अभिव्यक्ति होती है। मतलब सिंगर जो है वो गा रहा है, वही वाचिक अभिव्यक्ति है। और यदि सिंथेसाइजर वाला बजा रहा है, वही वाचिक है। तबले वाला बजा रहा है, वही वाचिक है। गिटार वाला बजा रहा है, वही वाचिक है। मतलब ध्वनि के माध्यम से जो कुछ होता है, ध्वनि के माध्यम से जो कुछ अभिव्यक्ति होती है, ये सब किसमें कहलाएगी? वाचिक कहलाएगी। और बिना ध्वनि के जो होती है वो सांकेतिक या शारीरिक अभिव्यक्ति कहलाएगी। अब जैसे एक उदाहरण के लिए, धर्म में भी ऐसी बताई गई क्या ये अभिव्यक्तियां? धर्म में भी ऐसी अभिव्यक्तियां बताई गई कि नहीं बताई गई? तो बताई गई। हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते, वो हमको देखना है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप मंदिर में गए, तो मंदिर में आपको आते से ही ऐसे झुक जाना है, तो कौन सी अभिव्यक्ति हुई? ये शारीरिक अभिव्यक्ति। और नमो जिनानम कहना, ये वाचिक अभिव्यक्ति हुई। फिर आप जैसे नमोच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी एक मुद्रा विशेष है, तो मुद्रा विशेष क्या बता रही है? शारीरिक अभिव्यक्ति। और जो सूत्र आप बोल रहे हैं नमोच्चारण का, वाचिक अभिव्यक्ति। कायोत्सर्ग, तो कायोत्सर्ग में आप किसी जीव को नहीं मारोगे, ये किससे दिख रहा है? आपके शरीर की मुद्रा से, कि बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है आपने, और निश्चल है, एकदम चलायमान नहीं है, स्थिर है। मतलब आप किसी के लिए हानिकारक नहीं हो। ये किससे पता पड़ रहा है? उस मुद्रा से। वो कौन सी अभिव्यक्ति होगी? शारीरिक अभिव्यक्ति। और उस समय आप मौन हो, तो कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? वाचिक अभिव्यक्ति उस समय नहीं है। फिर जैसे मान लीजिए कि आप प्रतिकोण में बैठे, तो प्रतिकोण में आपने अहो कायम किया, ये कौन सी अभिव्यक्ति है? ये शारीरिक। और जो बोला आपने वो वाचिक अभिव्यक्ति। तो ऐसे देखा जाए तो शारीरिक और वाचिक अभिव्यक्ति के बिना न संसार चल सकता है और न धर्म का कार्य चल सकता है। इसलिए ये तो आना ही चाहिए हमें। अब इस वाचिक अभिव्यक्ति को थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। वाचिक अभिव्यक्ति, तो वाचिक अभिव्यक्ति फिर दो प्रकार की। वाचिक अभिव्यक्ति फिर दो प्रकार की, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक और अभाषात्मक। तो भाषात्मक किसे बोलते हैं? भाषात्मक किसे बोलेंगे? जो शब्दों के माध्यम से हो, ध्वनि के माध्यम से हो, भाषात्मक। और जैसे ध्वनि तो सभी होती है, वाचिक में सभी ध्वनि आएगी, पर जो मुख से निकलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? भाषात्मक। लेकिन जैसे कोई चीज खींची अपन ने, या बादल आपस में टकराए, तो ये कौन सा कहलाएगा? अभाषात्मक। ये कौन सी अभिव्यक्ति हो जाएगी? अभाषात्मक। मतलब आवाज तो हुई, लेकिन आवाज वो मुख से नहीं हुई, वो किसी चीज से हुई, दो चीजों के टकराने से हुई, तो इसको बोलेंगे अभाषात्मक। इस प्रकार से अभिव्यक्तियां कई प्रकार की होती है। जैसे ताली बजाना क्या हो गया? मुख से नहीं हुई, तो कौन सी कहलाएगी? वो अभाषात्मक। और किसी ने मुख से बोला, वो भाषात्मक हो जाएगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। अब इन अभिव्यक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति कौन सी है? मतलब दोनों में से कौन सी महत्वपूर्ण? मतलब शारीरिक या भाषिक? भाषिक अभिव्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? कारण? हाँ, सही बोलना है, क्लैरिटी होती है सामने वाले को। हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे अपन कि यदि आप भाषिक अभिव्यक्ति करते हैं तो आप अपने थॉट्स को ज्यादा स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। शारीरिक रूप में कंफ्यूजन हो सकता है। शारीरिक रूप में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन भाषिक रूप में स्पष्टता ज्यादा होती है। और कोई कारण भाषिक अभिव्यक्ति का महत्व अधिक होने का? और कोई कारण? थोड़ा सोचेंगे तो मिलेगा आपको। जो व्यक्ति सामने नहीं है उसको भी हम अपनी बात पहुंचा। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति सामने नहीं है उस तक भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते?
भाषिक से यदि भाषिक को हमने कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया या मोबाइल से भेज दिया या फोन से भेज दिया, तो वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? यहां तक कि जो सामने नहीं वहां तक भी पहुंच जाएगी, और जो 100 साल बाद होने वाला है उस तक भी पहुंच सकती नहीं पहुंच सकती? पहुंच सकती। तो ये भाषिक अभिव्यक्ति जो है ये ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रांग मानी गई। व्यक्ति को ज्यादा बुरा भी और ज्यादा अच्छा भी किससे लगता है? भाषिक अभिव्यक्ति से। आज दिन भर से किसी का मुंह फूला हुआ है तो कौन सी अभिव्यक्ति है वो? शारीरिक अभिव्यक्ति। फिर भी सामने वाला बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करता उस पर, लेकिन उसने बस वो शाम होने के बाद एक शब्द एकदम तीखा बोल दिया, फिर महाभारत हो सकता ही नहीं हो सकता? तो महाभारत होने में कारण कौन बन गया? भाषिक। तो इसलिए ध्यान रखना है कि भाषिक अभिव्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसका उपयोग उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे हम एक किसी अस्त्र या शस्त्र का करते हैं। मतलब ये ब्रह्मास्त्र की तरह होती है, ये चूकती नहीं है। यदि आपने बोला है तो सामने वाले तक पहुंचेगी। अब वो अच्छी चीज बोली कि बुरी चीज बोली वो आपको देखना है। तो इसलिए भाषिक अभिव्यक्ति जो है, भाषिक अभिव्यक्ति जो है उसका विशेष महत्व हमारे जीवन में होता है। जितना लेखन होता है वो भी किसका होता है? जितना भी लेखन होता है वो भी किसका होता है? भाषिक अभिव्यक्ति का। ये उसका एक अतिरिक्त लाभ है कि आप उसको लिपिबद्ध कर सकते हैं। आपको यदि क्रोध लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको यदि क्रोध दिखाना है तो दिखा तो सकते हैं, लेकिन वो जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही लिखा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये भाषिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। इसलिए हमारे को अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो हमारे शब्दों का प्रयोग हमको बहुत नपातुला करना और अपने शब्दों पर वैसे ही कंट्रोल होना जैसे गाड़ी में ब्रेक का कंट्रोल होता है। नहीं तो कहीं पर भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये जो शारीरिक अभिव्यक्ति है इसका हम सही उपयोग ज्यादा करते हैं, गलत उपयोग ज्यादा करते हैं? आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि इसका सही उपयोग ज्यादा करते हैं, गलत उपयोग ज्यादा करते हैं? गलत उपयोग ज्यादा करते हैं। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, विकथा। विकथा लिख लीजिए। विकथा मीन्स क्या? विकथा मतलब क्या? बेकार की बातें। बेकार की बातें किसे कहते हैं? जो अपने काम के जो अपने काम के नहीं हो और जो बिना अर्थ की हो, और लिखते जाइए, और जिससे झगड़ा हो जाए, और कोई सटीक, जो प्रोडक्टिव नहीं हो। बहुत अच्छा। मतलब जो वास्तव में प्रोडक्टिव नहीं हो, मतलब क्या? उपयोगी ना हो। बिना सिर के पैर की बातें हो, और हाँ बेसलेस हो। थोड़ा निकट हो आप, एकदम स्पष्ट है। यदि किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर सके, बहुत सुंदर। और स्पष्ट कह दें तो जो हमारे गोल से डिफर हो, मतलब हमारे लक्ष्य से भिन्न हो, वो सब बातें कुछ में जाएगी, वो भी कथा में। जैसे आज यदि मैंने वाणी प्रबंधन शुरू किया और मुझे ध्यान नहीं दिया और बोलते बोलते मैं यदि मन प्रबंधन पर आ जाऊं पूरा, तो वास्तव में क्या कर रहा हूं? मैं विकथा कर रहा हूं कि मेरा लक्ष्य वाणी प्रबंधन है और मैं पहुंच गया कहीं और। तो सोचिए, अच्छी बात करने पर भी, उचित बात करने पर भी चूंकि लक्ष्य से भिन्न है, तो वो बात किस में चली जाएगी? वो विकथा में चली जाएगी। वास्तव में आप लक्ष्य से हटे तो बस आपकी विकथा शुरू हुई, ये मान के चलिए। आप लक्ष्य से हटे, आपकी विकथा शुरू हुई। जैसे आपने किसी को मोबाइल लगाया
और आपने पहले ही तय कर लिया कि आज मुझे इससे तबीयत के बारे में पूछना है, और उस समय मान लीजिए कि वो शुरू की औपचारिक बात तो करनी ही पड़ती है, पर वो 2 वाक्य 3 वाक्य 4 वाक्य, वो उतने वाक्य करते करते आपके माइंड में एकदम सासू जी आ गई। तो आपने उनकी तबीयत तो नहीं पूछी, पर अपनी सासू जी की तबीयत पूरी बता दी। सासू जी की तबीयत बता दी मतलब आज सासू जी ने मुझे कहाँ डांटा, क्यों डांटा, क्या जलील किया, कैसा किया, तब ये सब आप क्या कर रहे हो? ये भी कथा कर रहे हो। आप बोले ये तो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है ना वो, और उससे आपको कोई फायदा नहीं बताने से। सामने वाला यदि कुछ हेल्प करता है तो आप लक्ष्य में रखो उसको कि मुझे कुछ परामर्श लेना है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये विकथा, मतलब उद्देश्य विहीन बातें विकथा कहलाती है। अब विकथा का उल्टा क्या है? विकथा का उल्टा क्या है? हाँ, सत्य कथा है, धर्म कथा। धर्म कथा, धर्म कथा मतलब क्या? एक तरह जीवन उपयोगी कथा, जिससे जीवन का विकास हो, वो कथा कौन सी हो गई? धर्म कथा हो गई। जिससे जीवन का उत्थान हो, वो धर्म कथा। तो एक तरह से विकथा क्या हो गई? जिससे जीवन का पता नहीं हो, क्योंकि टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, एनर्जी वेस्ट हो ही रही है, पुण्य वेस्ट हो ही रहा है, और मिल कुछ नहीं रहा। तो ये सब कौन सी कथा कहलाएगी? विकथा। तो हमें विकथा के बजाय कौन सी कथा करनी चाहिए? धर्म कथा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग आते हैं, तो आप लोग क्यों आते हैं? तो आप बोलेंगे आपका सुनने आते हैं। ये सिर्फ सुनने नहीं आना, आप लोग 2 काम कर सकते हैं, सुनना तो करेंगे, और सुनने के साथ साथ आपस में क्या कर सकते हैं? आपस में आप पहले संबंध बना सकते हैं, परिचय बना सकते हैं, परिचय से फिर संबंध बना सकते हैं, और उन संबंधों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? तो आप में से किसी बहन को मान लीजिए कि यहां से जाने के बाद या ऐसे रेगुलर लाइफ में मान लो किसी फ्लैट में रहती हो, अब 10 मंजिला फ्लैट है, उसमें 20-25 बहनें हैं, उन बहनों के साथ पार्टी मनाने की आदत हो, हाउसी खेलने की आदत हो, या और किसी विषय पर चर्चा करने की आदत हो, या सब मिल करके घूमने फिरने जाने की आदत हो, तो उस आदत को छोड़ करके आप यदि बहनें आपस में अपना दोस्ती कर लेते हैं तो क्या होगा उससे? तो आपको पता रहेगा जब फ्री टाइम हो तो मैं अपनी सहेली से, जिसकी मेरे ऐसी सोच है, मेरे ऐसी विचारधारा है, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े। कौन सा कॉलेज? तो भगवान महावीर का कॉलेज, तो उसमें पढ़े हैं मतलब, तो हम उन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और अपने विचारों को और अच्छा करेंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो ये सब करने का मौका यहाँ मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं फेसबुक से सुन लेंगे, तो फेसबुक से वो तो हमारा फेस देख सकते हैं, पर वो आपस में एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते, और एक दूसरे का फेस नहीं देखेंगे तो एक दूसरे संबंध नहीं बनेंगे, एक दूसरे संबंध नहीं बनेंगे तो एक दूसरे के काम नहीं आ सकेंगे, और काम नहीं आएंगे तो अच्छा ऊंचा ज्ञान भी यदि अकेला व्यक्ति हो तो कुछ देर भूल जाएगा। तो वो भूलना नहीं हो, उसके लिए रिवीजन चाहिए, रिवीजन के लिए आपस में विचार विमर्श चाहिए, विचार विमर्श के लिए आपस में मिलना चाहिए। तो इसलिए ये वाणी प्रबंधन में विकथा को छोड़ना है हमें, और धर्म कथा को जीवन में बढ़ाना है। तो एक तो हम विकथा करते हैं, ये हमारी गलती है, ये वाणी का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। फिर वाणी का दुरुपयोग और कोई तरीके से, और कोई तरीके से वाणी का दुरुपयोग विकथा में ऐसे राजकथा, देश कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये सब आ जाती है। और कोई तरीका दुरुपयोग करने का वाणी का? तो जितना हम अपनी प्रशंसा करते हैं अपने मुख से, करते हैं कि नहीं करते? तो करते हैं तो ये क्या, कौन सा प्रयोग हुआ? ये दुरुपयोग हो गया, वाणी का दूसरा दुरुपयोग हो गया। विकथा के अतिरिक्त भी मान लें इसको, तो आत्म प्रशंसा करना, सेल्फ अप्रेजल करना, ये कौन सी चीज हो गई? ये वाणी का दुरुपयोग हो गया। हमें प्रशंसा तो करना है, लेकिन किसकी करना है? दूसरे की। लेकिन करते किसकी है? अपनी करते। डायरेक्टली तो करते हैं, पर डायरेक्टली कोई नहीं करते तो इनडायरेक्टली कर लेते। जैसे कोई बहन पढ़ी लिखी है, कोई बहन कम पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी बहन ने अब सामने वाली बहन से बात करना है तो क्या कर रही है? तुम कहां तक पढ़ी लिखी हो? तो जैसे तुम भी पूछो मैं कहां तक पढ़ी लिखी हूं, तो मेरी प्रशंसा हो जाएगी। तो ये कौन सा तरीका हो गया? ये आत्म प्रशंसा ही हो गया, इनडायरेक्ट तरीका हो गया। और इनडायरेक्ट तरीका
मैंने आज इतनी अच्छी सब डिशेस बनाई कि लोगों ने पूछा कि किसने बनाई। अभी आपसे किसने पूछा? तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आपके मन में अब घुमड़ घुमड़ करके विचार आ रहे थे तो आपने उसको व्यक्त कर दिया। तो ये हो जाता है आत्म प्रशंसा। ऐसी किसी पर निंदा, पर निंदा। दो बहनें मिली और तीसरी बहन को पकड़ा जो वहां पर है ही नहीं, और फिर उसकी चर्चा चालू की। ये कौन सी कथा हो गई, ये कौन सा तरीका हो गया? तो निंदा का तरीका हो गया। फिर और क्या करते हैं आप सजेस्ट करेंगे? अठारह पाप जानते हैं आप लोग? एक चाव से बोल सकते हैं। तो 18 पाप में कितने पाप ऐसे हैं जो वाणी से संबंधित हैं? और बोलते जाइए उसे, बोलिए। झूठ, हाँ झूठ। तो झूठ बोलना क्या हो गया? वाणी का दुरुपयोग हो गया। हाँ, क्या करना? गुस्सा करना। हाँ, उसको कलह बोल दीजिए यार, उसको कलह बोल दीजिए, लड़ाई झगड़े करना। पैशन्य मतलब क्या हो गया? चुगली करना। तो चुगली करना वाणी का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। और माया के साथ झूठ बोलना। माया मिथ्यावाद, माया के साथ झूठ बोलना मतलब किसी को ठगने के लिए झूठ बोलना। जैसे ग्राहक को दुकानदार बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, उसमें लक्ष्य क्या है? इसको ठगना है, इसलिए झूठ बोलना है। तो माया मिथ्यावाद। और निंदा तो पहले ही आ गया। तो इस प्रकार के वाणी के दोष क्या कहलाते हैं? पाप कहलाते हैं कि पुण्य कहलाते हैं? ये पाप। तो ये पाप करना कि नहीं करना? तो ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं हम। फिर कुछ चीजें ऐसी उसमें नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से समझी जा सकती है। जैसे मुखरता या वाचालता उसको बोलते हैं। तो मतलब खूब बोलना, अधिक बोलना, ये भी क्या है? वाणी का दुरुपयोग। नपातुला नहीं बोलना बल्कि अधिक बोलना, ये वाणी का दुरुपयोग है। तो ये सब जो चीजें हमारी, ये वाणी का दुरुपयोग हो गया। कभी हम जैसे टाइम पास करने के लिए फिल्मी गीत ही गा रहे हैं, ये वाणी का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। ये वाणी का दुरुपयोग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दुरुपयोग हमारे जीवन में होते हैं या नहीं होते? इसको रियलाइज करें, होते कि नहीं होते? क्या कभी निंदा की आज तक हमने जिंदगी में की? क्या हमने किसी से झगड़ा किया और झगड़े में खूब बोले? हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? हुआ। क्या हमने कभी किसी की चुगली की? हाँ की। तो ये सब जो किया हमने, ये सब क्या है? वाणी का दुरुपयोग है। तो हमें क्या करना है? इस वाणी के दुरुपयोग को बचाना है। क्यों बचाना है? यदि हमने वाणी का दुरुपयोग करना जारी रखा तो वाणी के दुरुपयोग का फल क्या है उसको जान लें पहले। तो फल नहीं चाहिए तो हमको वाणी का दुरुपयोग रोकना पड़ेगा। दुरुपयोग का दुष्परिणाम क्या है? दुरुपयोग का फल क्या है? तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि जैसे आपसे कहा गया है कि पहली मंजिल से 10वीं मंजिल तक चढ़ो और उतरो, काम कुछ नहीं है। चढ़ेंगे आप? क्यों नहीं चढ़ेंगे? काम नहीं है, लेकिन चढ़ने में क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। तो ठीक उसी प्रकार से बोलने में होता है कि नहीं होता? तो पहला नुकसान ये होता है शारीरिक शक्ति का ह्रास। मतलब ह्रास मतलब कम होना, हानि, शारीरिक शक्ति की हानि। मतलब अपनी फिजिकल जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अपनी कैलोरीज बर्न होती है, अपनी एनर्जी लॉस होता है। किसमें? अधिक बोलने में। क्योंकि अधिक बोलना है तो अधिक सोचना भी है, और अधिक सोचना और अधिक बोलना है तो एनर्जी लॉस होना ही है। फिर दूसरा मानसिक शक्ति का ह्रास। मानसिक शक्ति का भी ह्रास होता है, क्योंकि जितनी देर अपन बोलते हैं उतनी देर अपनी लर्निंग कम होती है, उतनी देर अपनी लर्निंग कम होती है, ज्ञानार्जन कम होता है। और उल्टा ये लड़ाई झगड़ने के लिए कर रहे हैं तो बहुत सोचते हैं। तो उस स्ट्रेस में क्या होता है? हमारा मेंटल एनर्जी भी लॉस होती है। फिजिकल एनर्जी तो होती है पर मेंटल एनर्जी भी हमारी लॉस होती है। एक व्यक्ति यदि उपवास किया हुआ हो और वो तेला भी कर सकता हो, लेकिन कभी आप मार करेंगे या अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि यदि आपको पहले उपवास में कभी तीव्र क्रोध आ जाए
एकदम से किसी झगड़ा हो गया, कुछ क्लेश हो गया, कुछ भी हो गया, और उस समय आप मतलब बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में आ गए, तो शायद आप कांपने लग जाएंगे। ऐसे भी अपन कभी कभी देखते हैं, जब व्यक्ति क्रोध में, तीव्र क्रोध में होता है तो कांपने लग जाता है। कांपने क्यों लग जाता है? क्योंकि उसकी एनर्जी तेजी से बर्न हो रही है और बदले में एनर्जी मिल नहीं रही है। जितना ग्लूकोज बन नहीं रहा है, उससे ज्यादा ग्लूकोज बर्न हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं, लड़ाई झगड़े के शब्दों में बोलते हैं या ऐसे ही बोलते हैं, तो बोलने में हमारी मानसिक एनर्जी बहुत लगती है, क्योंकि हमको सोचना पड़ता है, और कभी गलत बोलना है तो और ज्यादा सोचना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारी एनर्जी लॉस ज्यादा होती है। तो शारीरिक शक्ति का भी ह्रास होता है और मानसिक शक्ति का भी ह्रास होता है। फिर वाणी के दुरुपयोग से कई बार क्या होता है कि हमारे को लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, मतलब हम एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं। हमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसका वाणी व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उससे कोई पास में बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, तो उससे दूरी बनाएगा। तो धीरे वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? अकेलेपन का शिकार हो जाएगा। और अकेलेपन में जीना आसान नहीं, कठिन है। ऐसे भी आते ना, जैसे अभी कोरोना हुआ और कोरोना में कुछ लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। तो रायपुर में 2 केस ऐसे बने अलग समय पर कि चौथी मंजिल से कूद गए वो पेशेंट और मर गए। तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि उनके पास कोई समस्या नहीं थी, इलाज चल रहा था और ठीक होने वाले थे, लेकिन 14 दिन इतना लंबा समय अकेले निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो चौथी मंजिल से कूद करके मर गए। तो अकेलेपन में जीना इतना आसान नहीं। तो हम अपनी वाणी से ही अपना प्रभाव कम करें और उसके कारण से फिर हमको अकेलापन का शिकार होना पड़े, तो ऐसा काम नहीं करना। लेकिन करेंगे यदि वाणी का दुरुपयोग, ऐसा होगा। यदि आपने किसी की निंदा की और उसको पता पड़ गई, तो आपसे बात करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? तो आप उससे तो अलग हो गए। तो इस प्रकार से एक एक करके अपने जीवन में क्या करेंगे? संबंधों का विच्छेद होती जाएगा। तो ये वाणी के दुरुपयोग का फल है। फिर हमारी विश्वसनीयता कम हो जाती है वाणी के दुरुपयोग से, मतलब हमारे ऊपर विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं तो गलत भी बोलते हैं, और गलत बोलते हैं तो हमारी विश्वसनीयता कम हो जाती है। फिर हमारा पाप बंद भी होता है, हमारा पुण्य खत्म होता है और पाप बढ़ता है, क्योंकि बोलने से हमारे भाषा वर्गना तो खत्म हो रही है। जो पुण्य लेकर आए हैं वो क्या हो रहा है? वो खत्म हो रहा है। और जो बातचीत कर रहे हैं, जो वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे किसका बंद हो रहा है? पाप का बंद हो रहा है। तो पुण्य का नुकसान होता है और पाप का उपार्जन होता है। तो इसलिए हमारे को ये सब दुष्परिणाम भुगतना या नहीं भुगतना? अक्सर मनुष्य बनने के बाद, वाणी की शक्ति से जीवन में उसको बनने के बाद जीव कहां चला जाता है? तो कहते हैं एकेंद्र तक चले जाता है। तो क्यों चले जाता है? तो वाणी का दुरुपयोग अधिकांश समय करता है, तो ऐसी योनि में पहुंच जाता है जहां उसको वाणी की शक्ति नहीं मिलती। आज एक पेड़ है, वो हो सकता है पिछले जन्म में मनुष्य हो, तो मनुष्य से क्या बन गया? वो पेड़ बन गया। तो वहां बहुत बोलता होगा, और अब कितना बोलता है? अब बोल ही नहीं सकता। तो क्या अपन चाहते हैं अपनी स्थिति ऐसी बने? तो ये नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। मतलब अपने पुण्य को खोने का बहुत आसान तरीका है कि वाणी से गलत बोलो और उसके लिए गलत सोचो भी। तो गलत सोचो, गलत बोलो और गलत करो, इससे तो पाप कर्म का बंद। तो इसको रोकना, ठीक है? ऐसे भी व्यक्ति दिन भर में पढ़ता लिखता ज्यादा है कि बोलता सुनता ज्यादा है? बोलता सुनता ज्यादा है। तो बोलने की जरूरत तो हमको पड़ेगी। बस हम ये ध्यान रखेंगे, ये विवेक रखेंगे कि कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना। और वो विवेक डेवलप करने से फिर हमारा क्या होगा? हमारी हर अभिव्यक्ति क्या होती जाएगी? वो सही होती जाएगी। तो आज अपन यही तरफ रखते इस जेनोलॉजी लाइफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कि हमको अब एक लक्ष्य बनाना कि अब हमको वाणी प्रबंधन करना ही है। हमको वाणी प्रबंधन करना ही है। ये इतना सब हमने थ्योरी जानी है, अब कल से हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पर, बेसिक जेनोलॉजी। बेसिक जेनोलॉजी में हमारा तीसरा लेसन शुरू होगा।
तीसरा विषय हमारा आता है, इसका हेडिंग आएगा जैन कैलेंडर। जैन कैलेंडर इसी कैलेंडर को हम पंचांग भी बोलते हैं। इसी कैलेंडर को हम पंचांग बोलते हैं। तो ये जैन पंचांग ही हम समझ रहे हैं, ऐसा मान के चले। लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में होगा। तो इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी कैलेंडर होता है, कोई भी कैलेंडर होता है, तो उस कैलेंडर में आपको 3 चीजें मिलती है। कौन कौन सी? साल या वर्ष, दूसरा मंथ या महीना, और तारीख या डेट। हाँ, तारीख या डेट। एक सामान्य कैलेंडर में यदि अपन देखें, इंग्लिश कैलेंडर में, तो 3 चीजें मिलेगी, वर्ष, महीना और दिन या तारीख। हाँ, बार में मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 चीजें मिलेगी। बार और तिथि, बार और दिन को अपन कुछ समय के लिए एक मान लें। एक अलग अलग है वैसे, पर फिर मान लीजिए डे एंड डेट, दोनों को मिला लीजिए। तो डे एंड डेट, मंथ और ईयर, ये 3 चीजें मिलेगी। तो कोई भी प्रकार का कैलेंडर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और चाहे वो जैन हो, सिस्टम एक ही है कि इसमें 3 चीजें मेंशन रहती है। तो यदि हम देखें, सबसे पहले ईयर की बात करें। यदि ईयर की बात करते हैं तो अभी कौन सा सन चल रहा है? 2021 चल रहा है। 2021 का साल चल रहा है। अब देखिए, जैसे ये 2021 का साल, हम इसको क्यों बोलते हैं? कौन से सिस्टम में बोलते हैं? इंग्लिश सिस्टम में कि हिंदी सिस्टम में कि जैन सिस्टम में? इंग्लिश सिस्टम में। अपन 3 ही सिस्टम्स की बात करेंगे अभी। तो पहला इंग्लिश सिस्टम, उसमें ईयर बोलते हैं पहली बात तो। और वो ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है। ये 2021 ही क्यों चल रहा है? 2021 क्यों चल रहा है? मतलब मेरी इच्छा है कि 2000 इसको 20 कर दें। अपन कर सकते हैं? हाँ, बताइए। हाँ, तो जनरली क्या है, कोई भी सन चालू होता है, कोई भी साल शुरू होता है, तो किसी न किसी के महापुरुष की डेथ से शुरू होता है। ठीक है, तो ईस्वी सन बोलते हैं इसको हम। तो ईस्वी सन मतलब क्या? कि ईसा मसीह के जाने से लेकर के ये सन शुरू हुआ। तो कितने साल हो गए ईसा मसीह को गए हुए? अपन बता सकते हैं, 2021 हो गए। मतलब ये 2021वां साल चल रहा है ईसा मसीह से शुरू करके। ठीक है, तो ये इंग्लिश सिस्टम हुआ। ईसा मसीह कहाँ हुए? फॉरेन में हुए। तो ईसा मसीह का सिस्टम चल रहा है, वो ईस्वी सन हो गया। अब ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया? कुछ साल पहले ये इतना पॉपुलर नहीं था, आज इतना पॉपुलर इंडिया में क्यों हो गया? तो ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज रहे तो सिस्टम कौन सा आता गया? इंग्लिश सिस्टम आता गया। तो हम सबको पता है कि 2021 चल रहा है, ये ईयर हो गया। ठीक, अब ऐसे ही अपन देखें कि क्या और किसी महापुरुष के नाम से भी कोई साल चलता है क्या? तो विक्रम संवत। तो ये हिंदी सिस्टम हो गया हमारा। ये किससे शुरू हुआ? विक्रमादित्य से शुरू हुआ। तो विक्रमादित्य की डेथ से गिनेंगे तो कितने साल हो गए? अब ये हमको सामान्यतः नहीं मालूम, मान लें सब, क्योंकि हम कैलेंडर्स में देखते नहीं जनरली, और ये पॉपुलर अब रहा नहीं। लेकिन ये एक समय था बहुत पॉपुलर था, और आज भी हमारे लिए पॉपुलर तो है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होने से हम इसको इग्नोर करते हैं। तो यदि हम देखें कि विक्रम संवत कितने हुए, पहली बात तो ईयर को क्या बोलते हैं हिंदी सिस्टम में? संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवत। संवत मतलब ही साल, या संवत मतलब ही वर्ष। जैसे हम बोलते हैं संवत्सरी। संवत्सरी मतलब क्या? साल भर में होने वाली एक तिथि संवत्सरी, इसको वार्षिक तिथि बोलते हैं अपन। मतलब संवत मतलब ही वर्ष होता है। संवत मतलब वर्ष, ईयर। तो अब किस महापुरुष के नाम से देखना है? तो विक्रमादित्य से देखना है। तो विक्रमादित्य का शॉर्ट नेम विक्रम हो गया। तो हिंदी सिस्टम का संवत का नाम क्या हो गया? विक्रम संवत।
और इंग्लिश सिस्टम में क्या हो गया, वहां संवत की जगह सन बोल देते हैं और साथ में ईस्वी सन। तो ईस्वी सन विक्रम संवत। विक्रम संवत अब कितना में चल रहा है अभी? 2000 तो वो सिंपल है। अभी ईस्वी सन कौन सा चल रहा है उससे अपन निकाल दें तो कितना आसान हो जाएगा हर साल आपको, फिर आपको पंचांग रटना नहीं पड़ेगा। तो बस सीधे सीधे +57 कर दो। कितना? +57। तो क्या मिल जाएगा आपको? विक्रम संवत मिल जाएगा। तो कितना हो गया? 2078, 2078। और कोई संवत सुना है आपने कभी? जैन सिस्टम से। अब जैन सिस्टम किससे चलेगा? तीर्थंकर परमात्मा से। तीर्थंकर परमात्मा निकटतम कौन? भगवान हो गए। तो उनके जानने के बाद से कौन सा संवत शुरू हो गया? वीर संवत। तो अपनी कई प्रतिमाओं में, कई शिलालेख में वही मिलेगा आपको, पंचांगों में मिल सकता है। तो वो कितना हुआ चल रहा है? 2547। ठीक है, पर वो अपन नहीं जाते अभी। अभी आपने को इतना सोचना है कि कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हर साल अपने को जोड़ना आसान हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ा अपने विक्रम संवत में? 57। इधर क्या करेंगे अपन? 527 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 527। 527 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 48। 2548 ये याद रहेगा। 527 जोड़ना है आपको। अभी उस पे आते हैं 47 पे भी, पर 527 जोड़ना है आपको। और विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ना है। 57 और 527 में कितना अंतर है? बस 57 में 2 बीच में डाल दो तो क्या बन जाएगा? 527 बन जाएगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं कोई से भी साल का विक्रम संवत और वीर संवत निकाल सकते हैं? तो इसे मानिए मैंने बोला कि 1000 ईस्वी सन में, 1000 ईस्वी सन में कौन सा विक्रम संवत चल रहा होगा? 1000 ईस्वी सन में कौन सा विक्रम संवत चल रहा होगा? 1057। और कौन सा वीर संवत चल रहा होगा? 1527। ठीक है। और मैं बोलूं कि जब ईस्वी सन 3000 आ जाएगा, जब ईस्वी सन 3000 आ जाएगा तो उस समय विक्रम संवत कौन सा चल रहा होगा? 3057। और वीर संवत 3527, 3527। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1890 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा था? 1947। और कौन सा वीर संवत चल रहा था? 1890 में कौन सा वीर संवत चल रहा था? 2417। ठीक है, 527 जोड़ दिया 1890 में तो हमको मिल गया 2417। तो ये सिंपल निकल सकता है क्या? ये क्या मिल जाएगा हमको? हमेशा संवत मिल जाएगा, साल मिल जाएगा। लेकिन ईस्वी सन कब शुरू होता है? ईस्वी सन शब्द कब शुरू होता है? 1 जनवरी को। तो हिंदी सिस्टम कब शुरू होता है? साल कब शुरू होता है? चैत्रवदी एकम। तो नोट कर लें इसको भी। वो 1 जनवरी शुरू होता है, ये चैत्रवदी एकम से शुरू होता है। और वीर संवत दीपावली से। दीपावली मतलब कार्तिकवदी अमावस्या को तो भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। तो प्रथम दिन कौन सा हुआ वर्ष का? कार्तिक सुदी एकम से ये शुरू हुआ। कार्तिक सुदी
एकम से शुरू हुआ। तो तीनों संवत के स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है अपने को। इंग्लिश का कौन सा हो गया? 1 जनवरी, और विक्रम का चैत्रवदी, और वीर का कार्तिक सुदी एकम। अब ये चैत्रवदी कौन से महीने में आती है? लगभग मार्च अप्रैल में आती है। तो इसको लिख लें, मार्च अप्रैल में आती है। और कार्तिक सुदी अक्टूबर नवंबर में आती है, तो उसको भी लिख लें। चैत्रवदी एकम चैत्र सुदी एकम, चैत्र सुदी एकम। हमारे सब पता नहीं, चैत्र सुदी एकम। ठीक है, तो अब ये 3 हमारे को मिल गए। चैत्र सुदी एकम भी मार्च अप्रैल में आती है लगभग, और कार्तिक सुदी एकम भी अक्टूबर नवंबर में आती है। अब ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ईस्वी सन कब पलटेगा? हर बार दिसंबर लास्ट, मतलब 31 दिसंबर जैसे पूरा हुआ, 1 जनवरी आया और वो पलट गया। 31 दिसंबर को यदि 2021 चल रहा है अभी इस साल, तो 1 जनवरी को क्या आ जाएगा? 2022 आ जाएगा, मतलब वहां पलटता है। अब ऐसे के जो विक्रम संवत है वो कहाँ पलटेगा? हर चैत्र सुदी एकम को पलटेगा। और यदि वीर संवत देखें तो हर कार्तिक सुदी एकम को पलटेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि यदि ईस्वी सन 2021 जैसे इस साल चल रहा है अभी, तो इस साल विक्रम संवत कब पलटा होगा? चैत्र सुदी एकम। मान लीजिए वो तारीख थी 1 मार्च, सिंपल है, मैंने तो 1 मार्च थी मान लीजिए, तो 1 मार्च के बाद क्या पलटा होगा? विक्रम संवत पलटा होगा। और वीर संवत कब पलटेगा? मान लीजिए 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को पलट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 57 ऐड करना है या 527 ऐड करना है, ये कब करना है आपको? ये ध्यान रखना है आपको, कब करना होगा? इस साल में 1 मार्च को वो 57 ऐड होंगे। 1 मार्च के पहले तक 1 माइनस कर दीजिएगा, 1 मार्च के पहले तक 1 माइनस कर दीजिएगा, और 1 मार्च के बाद वो 57 ऐड होंगे। जैसे मान लीजिए कि 2078 अभी चल रहा है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 मार्च को चैत्र सुदी एकम से। तो जो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये 57 ऐड होकर के यहाँ हो गया। फॉर्मूला हमारा कि इस साल हमारा 2078 चलेगा विक्रम संवत। लेकिन वो 1 मार्च के पहले 28 फरवरी को वो कौन सा चल रहा होगा, वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या फॉर्मूला होगा कि 1 जनवरी से लेकर के चैत्र सुदी एकम तक उसकी जो भी डेट आती है जिस साल में भी, तो उतने तक हमको क्या करना पड़ेगा? 57 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे चैत्र सुदी एकम का दिन आ जाएगा, वहां से लेकर के 31 दिसंबर तक हमारा क्या चलेगा? 57 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? किस किस को क्लियर नहीं है? पूछूं मैं? कौन बताएंगे? गितेश भी आगे समझ। तो क्या फॉर्मूला बना? विक्रम संवत का फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा हमको? मार्च के पहले अक्टूबर नवंबर प्लस नहीं, विक्रम संवत को पहले देखो, है ना? विक्रम संवत को पहले देखो, सिर्फ वीर संवत को भूल जाओ कुछ समय के लिए। तो विक्रम संवत कब पलटता है? चैत्र सुदी एकम को। तो चैत्र सुदी एकम को पलटने के बाद वो प्लस 57 हो जाता है। अब उसके पहले माइनस रहेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो कब से कब तक 1 माइनस करना पड़ेगा? तो 1 जनवरी से लेकर के चैत्र सुदी एकम की जो भी डेट आ रही है वहां तक विक्रम संवत प्लस 56 रहेगा, और उसके बाद विक्रम संवत प्लस 57 हो जाएगा।
जो भी ईस्वी सन है उसमें प्लस 56 करेंगे चतुर्थी एकम के पहले तक और प्लस 57 करेंगे चतुर्थी एकम के बाद। क्लियर है? क्लियर है? अब 20 संवत का भी ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा। 1 जनवरी से लेकर के कार्तिक सुदी एकम तक जो भी डेट आ रही है, 1 नवंबर आ रही मान लीजिए सर, तो वहां तक -1 करना पड़ेगा और जैसे ही कार्तिक सुदी एकम आ जाएगी तो 527 ऐड हो जाएंगे। मतलब एक तरह से 526 ऐड होंगे कार्तिक सुदी एकम के पहले तक, 1 जनवरी से लेकर के कार्तिक सुदी एकम के पहले तक, और उसके बाद कार्तिक सुदी एकम से लेकर के 31 दिसंबर तक प्लस 527 रहेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। एक एग्जांपल आपको करवा देते हैं, बस एक एग्जांपल नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 फरवरी 2021 को विक्रम संवत कौन सा रहा होगा? विक्रम संवत कौन सा रहा होगा? तो हम देख रहे हैं कि 1 मार्च के पहले का है, मान लीजिए चतुर्थी एकम के पहले का ही दिन, तो हम कितना ऐड करेंगे इसमें? ईस्वी सन से 56 ऐड करेंगे, तो 2021 प्लस 56 मतलब 2077। और यदि हम 10 मई की बात करें, 10 जून की बात करें तो 57 ऐड कर देंगे, तो 2078 चल रहा है। ऐसे कैसे कार्तिक वाला देखिए, यदि वीर संवत, तो यदि अपन बोले कि आज कौन सा वीर संवत चल रहा होगा, तो प्लस 526 करना पड़ेगा क्योंकि अभी कार्तिक सुदी एकम नहीं आई, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 2547 हो जाएगा। और यही अपन यदि 30 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर की बात करें, जब कार्तिक सुदी एकम निकल गई तो हम कितना ऐड करेंगे? 527, तो कितना हो जाएगा? 2548 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा समझ करके कल आइएगा, फिर इसके विषय को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। Shami kamasamno vande jamidya nisiya kirin vandami. Shami kamasamno vande jamidya nisiya kirin vandami. नमस्कार भगवान। तो देसी सुख शरीर आवाज सुनते हैं। मैं आता है नवदीप स्वामी साथे जी। इच्छा गण संधि के नमुत्य मध्यंतर देशम खामे इच्छम खामे देशे गंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पानी विनय रते आलवे सलवे तासु वशंतर वसवरी वासु गंकिंची मध्य विनय परिणम तुमम बाबान मुद्दे गणनाम नाम इच्छा विक्रम शामी कमासमनो वंदियम जान तीन कुछतो देव। मंगलम भगवान दिनो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थली भद्राजय जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जयनाम जयति शासनम। आप